तो देश का मूड मीटर में अब बारी है महाकुंभ नागा सीरीज की, और इसमें हम आपके सामने खोल रहे हैं सनातन के नागा सन्यासियों के पराक्रम और बलिदान का वो गौरवशाली चैप्टर जिसका इतिहास आजाद भारत के नागरिकों से छिपाया गया। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले और वामपंथी सोच रखने वाले इतिहासकारों ने उसे इतिहास के कूड़ेदान में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन नागा सन्यासियों के अखाड़ों के सदियों पुराने दस्तावेजों में वो सबूतों के साथ जिंदा है। प्रयाग महाकुंभ के मौके पर संगम तट पर नागा सन्यासियों का जुटान हो रहा है, तो नागा योद्धाओं के राष्ट्रवाद की वो शौर्य गाथाएं फिर दोहराई जा रही हैं, कही और सुनाई जा रही हैं। स्पेशल सीरीज में आज नागा साधुओं के प्रचंड पराक्रम की 273 साल पुरानी वो गाथा आपके सामने रख रहा हूं, जब 50,000 नागा सन्यासियों ने सन 1751 में पश्तूनों और रोहिल्ला पठानों की सेना को युद्ध में हराकर प्रयागराज महाकुंभ की रक्षा की। प्रयाग की जनता ने तब ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ महाकुंभ में नागा योद्धाओं का भव्य स्वागत किया, और इस तरह शुरू हुई महाकुंभ में नागा साधुओं के अखाड़ों के नगर प्रवेश की परंपरा, जो तभी से नागा पराक्रम का प्रतीक बन गई और महाकुंभ का सबसे बड़ा, सबसे दमदार आकर्षण भी। अभी जो तस्वीरें आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वो प्रयागराज में नागा साधुओं के सबसे पुराने अखाड़े, जूना अखाड़े के नगर प्रवेश के समय की। महाकुंभ में नगर प्रवेश की परंपरा को नागा साधु कैसे अपने गौरव से जोड़ते हैं, इन तस्वीरों में आप बहुत स्पष्ट देख पाएंगे। नागा सन्यासी और उनके अखाड़े महाकुंभ में नगर प्रवेश में अपना राजसी ठाठ वाला अंदाज भी दिखाते हैं। आगे आगे विजय पताका लहराते चलते हैं नागा योद्धा, पीछे हाथी, घोड़ा, पालकी पर सवार उनके आचार्य, महामंडलेश्वर और दूसरे संत पदाधिकारी हाथी घोड़ा में, पालकी में गाजे बाजे की धूमधाम के साथ भाला, त्रिशूल, तलवार थामे अनोखे अंदाज में टशन दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो बात जो मैं आपसे कह रहा था, शौर्य और पराक्रम की वो दास्तान जो आपको जरूर जाननी चाहिए। जनवरी 1751, प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में बस चंद दिन थे, तभी अफगान सरदार अहमद अली बंगश ने छापा मार रोहिल्ला पठानों की सेना को लेकर प्रयागराज पर हमला बोल दिया। उन्होंने संगम नगरी में लूटपाट, कत्लेआम, खुलेआम मचाना शुरू कर दिया। तब प्रयागराज अवध का हिस्सा हुआ करता था। अहमद अली बंगश ने तब अवध के नवाब रहे सफदरजंग को फर्रुखाबाद की लड़ाई में हराकर प्रयागराज महाकुंभ पर हमला बोला था। इसलिए प्रयागराज की जनता को अपनी सुरक्षा की अब कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। तब ऐसे में उन्होंने प्रयागराज में संगम किनारे छावनी लगाए दशनाम जूना अखाड़े से जान बचाने की गुहार लगाई, तो राजेंद्र गिरी जी की अगुवाई में 50,000 नागा योद्धा अहमद अली बंगश की सेना पर टूट पड़े। बंगश ने प्रयाग के किले की घेराबंदी कर रखी थी। नागा योद्धाओं ने उन्हें चौतरफा घेर कर हमला बोला। राजेंद्र गिरी और उनके दोनों शिष्यों अनूप गिरी और उमराव गिरी ने इस युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। कुछ ही घंटों की लड़ाई में आधी अफगान सेना को नागा योद्धाओं ने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसके बचे खुचे सैनिकों ने नदी के बहाव में कूदकर अपनी जान बचाई। इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने अपनी किताब दशनाम नागा सन्यासियों का इतिहास, इस किताब में इस युद्ध का वर्णन किया है। यह भी बताया है, यहां उसी किताब का आप कवर देख रहे हैं, इसमें यह भी बताया गया है कि नागा साधु किस कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर योद्धा बनते हैं, वो कितने कठोर अनुशासन में रहते हैं और अपने शरीर को हठ योग से साध कर कैसे वज्र जैसा मजबूत बना लेते हैं। इसकी पूरी कहानी इसमें बताई गई है, पूरी जानकारी इसमें दी गई। यह ब्यौरा दशनामी अखाड़े के पुराने दस्तावेजों पर आधारित है। दशनामी अखाड़े के दस्तावेजों के मुताबिक नागा योद्धा राजेंद्र गिरी ने झांसी से 40 किलोमीटर दूर मोठ नाम की जगह पर नागाओं की छावनी बनाई थी। आसपास के 114 गांवों पर अधिकार कर मोठ में एक दुर्ग भी बनाया, और तब रुहेलखंड के अफगान कबीले के अवध पर कब्जे की कोशिश में जुटे हुए थे। 1751 की लड़ाई में राजेंद्र गिरी की नागा योद्धाओं की जीत ने अफगानों को बड़ा झटका दे दिया। आज के लिहाज से अगर रुहेलखंड को आप समझना चाहें तो बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर जिले का जो इलाका है, जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है,
वो है ये जगह। जबकि तब के अवध में आज का लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी शामिल थे, जो अभी उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा बनाते हैं। राजेंद्र गिरी की अगुवाई में नागा साधुओं की जीत तब प्रयागराज की जनता के लिए बड़ा सुकून लेकर आई थी, क्योंकि बुरी तरह कमजोर हो चुका मुगल साम्राज्य अफगानी कबीलों के अत्याचारों से उन्हें बचा नहीं पा रहा था, जो अहमद अली बंगश की अगुवाई में अवध पर इस्लामिक शासन कायम करना चाहते थे। रोहिल्ला और बंगश पठानों ने सन 1748 से ही प्रयागराज में जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। जब मुगल शासक अहमद शाह ने अपने सिपह सालार सफदरजंग को अवध का नवाब बनाकर भेजा तो उनके खिलाफ बगावत हो गई। उसी के बाद अहमद अली बंगश की अगुवाई में अफगानी सैनिक प्रयागराज में दिन दहाड़े हमला कर लूटपाट कर रहे थे, घरों में घुसकर महिलाओं को शिकार बना रहे थे। 1751 की प्रयागराज की लड़ाई, नगा योद्धाओं की इसमें जीत, इसका एक सिरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी जाकर मिलता है। झांसी के मोट के पास जहां नागा योद्धा राजेंद्र गिरी ने दुर्ग बनाया था, लक्ष्मीबाई के वहां कई बार जाने के प्रमाण इतिहास में मिलते हैं और इसीलिए माना जाता है कि राजेंद्र गिरी की वीरता की कहानियों ने झांसी की रानी को प्रभावित किया, और फिर झांसी की रानी के शौर्य को कौन नहीं जानता। जो नागा योद्धा झांसी की रानी का आदर्श रहे, उनकी वीरता की गाथा, उनके सैन्य संगठन की कुशलता और उसकी ऐतिहासिक जीत को हम सबसे क्यों छिपाया गया? उसे इतिहास में उसकी जो जगह ड्यू थी वो क्यों नहीं दी गई? ये सवाल हम सबको खुद से करना चाहिए, और तभी हम भारत की सनातन संस्कृति और उसके गौरव से सही मायने में खुद को जोड़ सकेंगे। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इतिहास से हटा दिए गए सनातन के शौर्य के इन गौरवशाली अध्यायों को जानें, समझें और लोगों से भी साझा करें। तो ये तो थी महाकुंभ नागा शौर्य की स्पेशल सीरीज, और अब आपको सावधान करने वाली खबर। संगम नगरी में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। उससे पहले साइबर ठग एक्टिव हो गए हैं। महाकुंभ में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को साइबर ठग अपना निशाना बना रहे हैं। प्रयागराज के 50 से ज्यादा होटलों और कुंभ कॉटेज के फर्जी वेबसाइट का मामला सामने आ चुका है। इसमें बुकिंग के नाम पर QR कोड वाली ठगी की जा रही है। साइबर पुलिस की एक्सपर्ट टीम का दावा है कि ऐसे अब तक 54 वेबसाइट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस कार्रवाई की जा रही है, जबकि ऐसी ही 44 वेबसाइट अब भी जांच के दायरे में। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में लगातार शिकायतें इंदौर से, जयपुर से, भारत के विभिन्न शहरों से आ रही हैं, जिसमें एक मुकदमा हमारे यहाँ पंजीकृत भी है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। लोगों से आग्रह है कि जब भी होटल या वेबसाइट के थ्रू होटल बुक करें तो वेबसाइट को चेक कर लें। पहली सावधानी है कि एक तो HTTPS वेबसाइट पे जाएं तो HTTPS वेबसाइट से ही बुक करें, और दूसरी कि जो भी वेबसाइट पे चेकिंग करें तो पहले हु इज लुकअप है, उस पर जाके वेबसाइट को चेक करें कि वेबसाइट लेटेस्ट है या पुराना है। तो यहाँ पे जितने होटल वगैरह इनके पुराने वेबसाइट है तो उसकी सिक्योरिटी ज्यादा है। अगर नया वेबसाइट बना है तो उससे फर्जी होने की आशंका है। पुलिस साइबर सेल के मुताबिक ऐसी फर्जी वेबसाइट्स कुछ समय के लिए ही ऑनलाइन होती हैं और इसलिए इनको ट्रैक करना आसान नहीं होता। इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत भी आपको आगाह करता है कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए आप अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग करने जा रहे हैं तो वेबसाइट के URL को अच्छी तरह से चेक कर लें। केवल सरकारी या प्रामाणिक एजेंसियों के साथ ही बुकिंग करना इंश्योर करें, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है जब 4 धाम वाला सीजन आता है, जब आप देखते हैं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स काम करना शुरू कर देती हैं। उनमें कई हेली बुकिंग वाली वेबसाइट्स भी होती हैं जो हेलीकॉप्टर में से आपको ले जाकर वहां दर्शन कराने की बातें करती हैं, और बहुत सारे लोग इन फर्जी वेबसाइट्स के जाल में उलझ जाते हैं। वो जाकर वहां बुकिंग कराते हैं, पैसे डालते हैं और बाद में जाहिर है उन्हें पता चलता है कि वो ठग लिए गए हैं। बुकिंग के नाम पर वेबसाइट्स या व्हाट्सएप से मिले APK फाइल इंस्टॉल कभी ना करें। ये जरूर चेक कर लें कि वेबसाइट का URL HTTPS से शुरू हो रहा हो और उसमें लॉक आइकन बना हुआ हो। दरअसल ऐसी फर्जी वेबसाइट्स असली वेबसाइट्स की हूबहू कॉपी, नकल होते हैं। उनमें बस कुछ अक्षरों में बदलाव होता है और इसी से लोग धोखा खा जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बहुत विजिलेंट रहिए, बहुत सावधानी से एक एक चीज चेक करने के बाद अपनी गाढ़ी कमाई से अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप ठगे ना जाएं।